एक 10 साल की बच्ची ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? गुड़िया नहीं मिलने पर रोने लगेगी, चॉकलेट नहीं मिलने पर जिद करेगी और कुछ थोड़ी बहुत शरारत करे भी तो कह दिया जाएगा बच्ची है, जाने दो। यूएस में 1970 से लेकर 2000 तक के दशक को गोल्डन एज ऑफ सीरियल मर्डर कहा जाता है। जेफरी डामर, टेड बंडी और बॉस्टन स्ट्रैंगलर की कहानियां आज भी आपको सुनने को मिल जाएंगी। सीरियल किलर्स की दुनिया में ये कुछ मशहूर नाम है, लेकिन शुरुआत में बच्ची और बाद में सीरियल किलर्स, ये क्या लिंक बैठा रहे हैं हम? लिंक ऐसा है कि ये बच्ची 10 साल की उम्र में ही सीरियल किलर बन गई थी। ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहले ऐसे बच्चे नहीं थे जो इतनी कम उम्र में ऐसा करें। सुनकर थोड़ा शॉक हो गए, लेकिन सबसे कम उम्र का सीरियल किलर भारत का ही था। 1998 में बिहार के मुसहरी गांव में पैदा हुए लड़के अमरजीत सदा को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। जब ये 8 साल का था तब उसने 3 बच्चों को मार डाला था। खैर, सदा की कहानी फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन पहले उस 10 साल की बच्ची की कहानी जो इंग्लैंड की रहने वाली थी और नाम था मैरी बेल। इस बच्ची ने पहली हत्या करने के बाद पेंसिल से अपनी कॉपी पर यह लिखा कि वो हत्या करना जारी रखेगी क्योंकि उसे ये अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर क्रिमिनल की कोई कहानी होती है, मैरी बेल का अतीत भी कुछ ऐसा ही था। तो आइए आज हम आपको इसी मैरी बेल की कहानी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। तारीख 26 मई 1957। एक 16 साल की लड़की इंग्लैंड के हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन जब उसने अपनी बच्ची को देखा तो वो बोली, इस चीज को मुझसे दूर कर दो। दरअसल ये 16 साल की लड़की एक सेक्स वर्कर थी। इसी की बेटी का नाम मैरी था। माँ सेक्स वर्कर थी तो वो घर से ज्यादातर दूर रहती थी। एक बार उसने मैरी को पहले माले की खिड़की से गलती से नीचे गिरा दिया। वहीं दूसरी बार मैरी नींद की गोलियों का ओवरडोज ले चुकी थी। कुछ लोग मानते थे कि बेटी ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि उसे मैरी से छुटकारा मिल सके, और 4 साल की उम्र में ही उसने मैरी बेल को सेक्स वर्क के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बचपन में ही मैरी को मानसिक और शारीरिक शोषण से गुजरना पड़ता था। जैसे जैसे मैरी बड़ी हुई वैसे ही वो हिंसक होना शुरू हो गई। वो स्कूल के बच्चों से लड़ती थी और अक्सर उनका गला घोंटने की कोशिश करती थी। इसी वजह से लोग अपने बच्चे मैरी के साथ खिलाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो अपना खाली समय नॉर्मा जॉयस बेल नाम की लड़की के साथ बिताती थी, जो उनकी पड़ोसी की ही 13 साल की बच्ची थी। मैरी की नजर से ही ये पता चल जाता था कि वो आगे किसे मारने वाली है। अपनी पहली हत्या को अंजाम देने से पहले मैरी अजीब हरकतें करने लगी थी, या यूं कहें कि उसके आसपास सब अजीब हो रहा था। एक 3 साल के लड़के के साथ खेलते हुए जब मैरी की मौजूदगी में एक हादसा हुआ तो लोगों को शक गहराने लगा। आस पड़ोस की माएं ये शिकायत करने आती थी कि मैरी ने उनकी बेटियों का गला घोंटने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी जान नहीं गंवाई थी। फिर आती है 25 मई 1967 की तारीख। इंग्लैंड के स्कॉट्सवुड में एक खाली घर में 4 साल के मार्टिन ब्राउन की मैरी बेल ने गला घोंटकर हत्या कर दी। जब पुलिस ने मार्टिन का शव देखा तो वो हैरान थे। मार्टिन के चेहरे पर खून और लार के अलावा हिंसा हुई हो इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन उस डेड बॉडी के पास एक पेन किलर दवा की खाली बोतल जरूर पड़ी थी, और पुलिस ने उसी बोतल को सुराग करार करके मार्टिन की मौत को एक दुर्घटना का नाम दे दिया और ये मान लिया कि मार्टिन ने ये गोलियां ज्यादा निगल ली थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मार्टिन की मौत हुई, लेकिन मैरी पुलिस के शक से कोसों दूर थी। वो मार्टिन की मौत के बाद अक्सर उसकी मां के पास दरवाजे पर पूछती थी कि उसे मार्टिन की लाश जो इस समय ताबूत में है उसे देखना है। इसके बाद वो स्कूल में अपनी दोस्त नॉर्मा के साथ नोट्स लिखती थी, जिसमें लिखा होता था कि मार्टिन को उसी ने मारा है, और ये भी लिखा था कि वो हत्याएं आगे भी जारी रखेगी। पुलिस ने फिर इस बात को तवज्जो नहीं दी और कह दिया कि 10 साल की बच्ची है, शरारत कर रही है। वो अपने क्लासमेट्स को ये बताती थी कि मार्टिन की हत्या उसी ने की है, लेकिन इससे कुछ नहीं बना। कैलेंडर पर तारीख आती है 31 जुलाई 1967। पहली हत्या से ठीक 2 महीने बाद की तारीख। 3 साल का ब्रायन होवे लापता था। उसके माता पिता ने आखिरी बार घर के बाहर सड़क पर मैरी बेल, नॉर्मा बेल और उसके भाई बहन के साथ उसे खेलते हुए देखा था, लेकिन दोपहर तक वो घर वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने जब खोज जारी रखी तो रात 11:10 पर ब्रायन की लाश कंक्रीट के ब्लॉक्स के बीच दबी हुई मिली। ब्रायन के होंठ नीले पड़ गए थे और उसके पैरों के पास एक कैंची पड़ी हुई थी। उसकी लाश को घास से ढका गया था।
पुलिस ने लाश को बरामद करने के बाद ये पाया कि ब्रायन की मौत गला घोटने की वजह से हुई है और बॉडी के बरामद होने से 7 घंटे पहले ब्रायन की हत्या की गई थी। लेकिन ब्रायन की छाती को खुरेदकर किसी ने एम निशान बनाया था। उसके सर से बालों के कुछ हिस्से काट दिए गए थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स को आंशिक रूप से काटा गया था। लेकिन जब कॉरोनर ने यह देखा कि उसकी छाती पर जो निशान है उस पर इतना जोर नहीं लगाया गया है, उसके बाद से उसने ये मान लिया कि यह हत्या किसी बच्चे ने ही की है। ब्रायन की निर्मम हत्या इस केस को बड़े पैमाने पर ले गई। इंग्लैंड के 1000 से ज्यादा डिटेक्टिव इस केस में जुटे और 1200 से ज्यादा बच्चों से इस पूरे केस के बारे में पूछताछ की गई। और फिर आई 1 अगस्त की तारीख। इस दिन जब मैरी से पूछताछ हुई तो उसने इस हत्या को किसी दूसरे पर थोपने की पूरी कोशिश की। मैरी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जिसमें उसने कहा कि उसने एक लड़के को 31 जुलाई की दोपहर को ब्रायन के साथ घूमते हुए देखा था और उसी के पास एक कैंची भी थी। बस उस कैंची ने मैरी के सीरियल किलर होने का पर्दा उठा दिया, क्योंकि सिर्फ पुलिस ये जानती थी कि ब्रायन के शरीर के पास से एक कैंची बरामद की गई थी। उसकी दोस्त नॉर्मा से भी जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कैसे मैरी ने ब्रायन की गला घोंटकर हत्या की और उसने एक रेजर ब्लेड से उसके पेट को खुरेदा। 5 अगस्त की सुबह जब डिटेक्टिव्स मैरी के घर पहुंचे तो मैरी उन्हें ये कहती नजर आई कि आप मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ब्रायन को दफनाया गया उस दिन मैरी और नॉर्मा दोनों को ब्रायन की हत्या करने के लिए मुकदमे के तहत अरेस्ट किया गया। दोनों लड़कियों को साइकेट्रिस्ट के अंडर रखा गया। इसके बाद जब मैरी बेल का कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट ने यह जाहिर किया कि मैरी अपनी खुशी के लिए हत्याएं करती थी। हालांकि साइकेट्रिस्ट ने यह भी कहा कि दिमागी तौर पर भी मैरी की हालत ठीक नहीं थी। ब्रिटिश प्रेस ने मैरी बेल को तब जन्मजात दुष्ट यानी कि बॉर्न इविल कहा था। नॉर्मा बेल को एक अनिच्छुक साथी के रूप में माना गया जो बुरे प्रभाव में पड़ गई थी और उसे बरी कर दिया गया। कोर्ट ने आखिर में ये कहकर मैरी को सजा सुनाई कि वो एक खतरनाक इंसान है और उसे अनिश्चित कैद की सजा सुनाई जाए। 12 साल बाद 1980 में उसे लाइसेंस पर रिहा कर दिया गया है, जिसका मतलब था कि वो तकनीकी रूप से अभी भी अपनी सजा काट रही थी, लेकिन रहते हुए ऐसा करने में वो सक्षम नहीं थी। आगे जाकर मैरी बेल की एक छोटी बेटी भी हुई। आज मैरी बेल एक गुप्त पते पर सुरक्षित हिरासत में है। वो और उसकी बेटी दोनों गुमनाम है और अदालत के आदेश के तहत सुरक्षित है। लेकिन आज भी वो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे खतरनाक हत्यारों में से एक बनी हुई है। तो ये थी कहानी मैरी बेल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और ऐसी ही किस्से कहानियों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।